हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अभी आप लोग सुन रहे हो मॉन्स्टर्स क्यूट एंड नॉटी वाइफ, चैप्टर 43। माया जी को आई ने बनाया नौकर। अब आगे यहाँ जहाँ एक तरफ आर्या और आई एक दूसरे के पास खुद का सुकून ढूंढ रही थे, तो वही नीचे मल्होत्रा परिवार आई हुई थी, क्योंकि उनको काम पे भी जाना था, इसलिए जल्दी आ गई। सब साथ में नीचे बैठे थे। अभय, अजय, कार्तिक और पीयू भी बैठे थे, जहाँ उनमें से 3 लोग बेहद उत्साहित थे किसी चीज़ को लेके। तो एक तो ऐसे बैठा था जैसे उसे सब पता हो कि क्या होगा। सब बातें कर रहे थे कि तभी सीढ़ियों से आही कूदते हुए नीचे आ रही थी। अभी उसके साथ आर्या नहीं था, क्योंकि उसे किसी का कॉल आ गया था और आही को माया जी के आने से पहले नीचे आना था। इसीलिए आर्या उसे नहीं रोका और उसे नीचे आने दिया। वही आही को ऐसे कूदते आते देख सब टेंशन में आ गई कि आही कहीं गिर ना जाए। इसलिए जल्दी से विकास और क्रिश आही के पास आई और उसे आराम से पकड़कर नीचे ले गई। आही जाके एक सोफे में वो बैठ गई और विकास और क्रिश भी उसके आजू बाजू बैठ गए। तभी विकास धीरे से आही के कान में कहता है, मेरी छोटी पटाखा, अब किसे फोड़ने का विचार है? इतना बोल वो आही को एक आंख मारता है। आही उसका जवाब देती कि उससे पहले ही क्रिश ने बोल दिया, मेरी छोटी नटखट बहन, उस चुड़ैल को सबक सिखाया कि नहीं? आही उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए बहुत ही उत्साहित आवाज में कहता है, हाँ भाई, हमने उसे बहुत अच्छे सबक सिखाया है। अभी वो नीचे आएगी तो देख लेना। इतना बोल के आही ने क्या किया था उसके साथ वो सब उन दोनों को बता देती है, जिसे सुनने के बाद वो दोनों एक डेविल स्मेल करता है। वो तो जानते थे कि उसका बहन ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ता, और वो तो कल रुकने भी जाते थे, पर कार्तिक ने उन्हें जाने का इशारा किया और आर्या भी, तो उन्हें जाना पड़ा। नहीं तो आई के सारे भाई उसके साथ रहते। माना कि अंश और वंश आई के साथ मस्ती भी करते थे, पर उसके सारे भाई उसकी शैतानी की और नटखटपन से वाकिफ थे और वो भी बहुत मजा लेते थे। तभी आई विकास और क्रिश से धीरे से कहती है, भाई आप दोनों ने एक काम करो, जब वो मेकअप वाली आंटी आए ना, तो आप दोनों कालिक वाला पानी लेकर उस पर डाल देना। विकास और क्रिश को भी बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो दोनों भी हाँ में से लेते हैं और किसी का कुछ मैसेज करता है। उसके बाद तो वो दोनों बेसब्री से माया जी का इंतजार कर रहे थे। वही लक्ष्मी दादी जी आही से कहती है, आही बेटा, देखो सब आ गए हैं, इन्हें सजा दो। उनकी बातें सुनकर सारे मर्द उन्हें ऐसे देखता है जैसे बोलना चाह रहे हो कि क्या आपसे हमारी खुशी नहीं दिखाई जा रही है, जो आप हमें बलि का बकरा बनाना चाहती है। वही आही उनकी बातें सुनकर बोलती है, देंगे दादी माँ, आप चिंता क्यों करती हो, थोड़ी देर बाद देंगे। अभी तो मिस्टर हैंडसम भी नहीं आए हैं, वो भी आ जाए, फिर सब एक साथ सजा पूरी करेंगे। आही की बातें सुनकर वहाँ की औरतों को बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ आर्या भी आ जाता है और वह विकास और क्रिश को घूर के देखता है। उसके घूरने पर वो दोनों वहाँ से उठ जाता है और आर्या आई के पास बैठ जाता है। आर्या बैठते ही आई को अपने और करीब खींच लेता है। वही विकास और क्रिश कम थोड़ी ना थे। आर्या के बैठने के बाद वो आई के दूसरी सर जाकर बैठ जाता है और अपने दांत आर्या को दिखा देती है, बच्चे की तरह। वही आर्या अपना सर नाम में हिलाती है, क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों तो बैठेंगे आई के पास ही, क्योंकि उन्हें कल से यहाँ रुकने का मौका नहीं मिला था। और ये तो फिर भी ठीक है, वो आदित्य तो इनसे भी ज़्यादा पागल है, पर वो अभी आई के खुश देखकर खुश हो रहा था और वो आर्य और कार्तिक को भी सबक सिखाना चाहता था। अब तो आगे ही पता चलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। ऐसे ही 10 मिनट हो गए थे। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। तब तक तो वहाँ पर कुछ भी आ गया था और उसे विकास और क्रिश ने मैसेज किया था। उसे भी आई के प्लान के बारे में बताया और कुछ ने उसका इंतजाम भी कर लिया था, क्योंकि आर्या के इधर के काम करने वाले सारे लोग उसे पहचानते थे। और जाने भी क्यों ना, कुछ था तो सबसे खास आदमी आर्या का, इसलिए तो आर्या ने उसे आई की सुरक्षा के लिए रखा था। वो सब ऐसे ही आपस में व्यस्त थे। राठौर परिवार तो खुश था कि आई आ गई यहाँ पर। उसके कारण से आर्या भी घर पर रह रहा था, और वो भी बिना मास्क और ग्लव्स के, क्योंकि वो घर में भी हमेशा लगा कर रखता था।
लेकिन उसकी हैंडसमनेस तो तभी भी कम नहीं होती थी। जब ये मास्क लगाते हैं तब इनका लुक किलर लगता था। तभी वहाँ सीढ़ी पे टक टक की आवाज़ से माया जी आती है। वो टक टक आवाज़ उनके चलने पर उनके पैर में पहने हुए सैंडल कर रहे थे। वहीं वो आवाज़ सुनते ही आर्या को छोड़ सब इधर उधर देखते हैं। आर्या को तो बस आही को देखने में फुर्सत नहीं मिल रहा था। माया जी को देख के आही के भाई और अभय अजय पीहू अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही सारे पुरुष तो अपनी नज़र फेर लेते हैं और सारे लेडीज तो शौक में अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके माया जी को देख रही थी, क्योंकि माया जी ने जैसे पूरे मेकअप भी एक साथ चपट लिया हो। सच में उनका चेहरा पूरा फाउंडेशन और पाउडर से भरा हुआ था। सिर्फ उनका फेस ही वाइट दिख रहा था, बाकी सब उनके हाथ गर्दन सब पे उन्होंने मेकअप लगाया था, पर उतना नहीं जितना उन्होंने अपने चेहरे पर लगाया था। इसलिए अभी भी उनके चेहरे को छोड़कर हर जगह लाल लाल दाने और रसेस थे। अब तक तो वो और भी बड़े हो गए थे। माया जी बहुत ही अजीब लग रही थी। उनका लुक तो इतना बेकार लग रहा था कि उनके सामने तो कोई छिपकली भी सुंदर दिखे। लेकिन अब क्या ही कहना। लेकिन माया जी का घमंड कम नहीं हुआ। वो तो अपने आप को मिस वर्ल्ड समझते हुए बड़े ही घमंड के साथ नीचे आती है और अशोक जी को देखते हैं जो उन्हें देख नहीं रहे थे। वो तो आही को देखे जा रही थी जो अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। माया जी का तो मुंह लटक गई ये देख के, और वो अपना लटका हुआ मुंह लेकर अकेला सोए पर बैठ जाता है। वही अब उन लोगों से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो वो सब एक साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। कार्तिक आदित्य को छोड़ और आर्या को तो छोड़ ही दो, क्योंकि उसे तो कोई हंसा ही नहीं सकता, तो वो कैसे हंसता। उसे तो बस आही हंसती है। वो बस आही को हंसते हुए देख रहा था। बाकी आही, विकास, क्रिश, अंश, बंश, अभय, अजय और पीहू खुल के जोर जोर से हंस रहे थे और माया जी को देख देख के उनकी हंसी दुगनी हो रही थी। वही सब बड़े लोग तो अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को जोर जोर से हंसने के लिए रोक रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा गंभीर रहने वाला एक्सप्रेशन आज बिल्कुल ही चेंज हो गया था। अब तक तो जो हंस रहे थे उनका हंसते हंसते पेट दुखने लगा, लेकिन उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। आही का तो फेस लाल हो गया था हंसते हंसते। तभी जहाँ माया जी बैठी थी वहाँ पर कुछ गिरता है, जिससे जो हंस रहा था वो सब रुक जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए इधर से उधर देख रहे थे। वही आर्या आही के पीठ सहल रहा था, क्योंकि आही के सांसें फूल गई थी हंसते हंसते। इसलिए आर्या उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे संभाल रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी गंभीरता से भरा हुआ था। उसके भाविन चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा अभी भी भाविन और ठंडा था और उसकी आंखें भी ठंडी थी। उसे इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर चिड़चिड़ा हो रही थी, लेकिन आही ने ऊपर कमरे में उसे अनुरोध किया था कि वो यहाँ पर आए, और आर्या उसकी विनती को ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए वो नीचे आने के लिए तैयार हो गई। आज तक शायद ही इतने लोगों के साथ बैठा हो। उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो अकेला ही रहना चाहता था, सिर्फ वो और आही। ऐसा नहीं था कि वो अपने परिवार को प्यार नहीं करता था, लेकिन वो सबसे दूर रहकर प्यार करता था। उसने तो ढंग से कभी भी किसी से बात भी नहीं की थी। माया जी के ऊपर कुछ गिरा, जिससे सब शौक में उन्हें देखने लगे। उसके बाद कुछ देर तक उन्हें ऐसे ही शौक में देखा, फिर वापस वहाँ पर खिलखिलाहट गूंज गई, क्योंकि माया जी के ऊपर काला पानी गिरा था, जिसमें पता नहीं क्या डाला गया था, जिससे वो पानी और ज़्यादा गंदा हो सके। माया जी जैसे काला पुतला लग रही हो, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार अजीब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी और उस गेट के पानी से बदबू भी आ रही थी। माया जी वहाँ से उठी और दौड़ते हुए अपनी कमरे की तरफ चली गई। वही उनके जाने के बाद कुछ लोग आकर वहाँ साफ करते हैं और मस्त महकने वाले फूलों को वहाँ पर लाते हैं। अभय और अजय तो अपने में सोचते रहते हैं, यार ये भाभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इन्होंने तो पहली बार सामने वाले की हालत खराब कर दी, आगे क्या करेगी ये। वही आई को थोड़ा सुकून मिला था, जिस वजह से अब वो सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सबको अपनी सज़ा पूरी करनी है, जैसे मैंने पहले बता दिया। आही इतना बोल बारी बारी आर्या और कार्तिक को देखते हैं, फिर बोलते हैं, मिस्टर हैंडसम और भैयू, आप दोनों की सज़ा ये है, जब तक मेरे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आप दोनों का पूरा टाइम मेरा होगा। अगर मैं बोलूँ कि उठो तो उठना पड़ेगा, मैं बोलूँ
बैठो तो बैठना पड़ेगा। आर्या की बात सुनते ही जैसे सबकी आंख बाहर आ गई, क्योंकि आर्या को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था, वो भी ऐसा कि जो असंभव था। और वैसे भी आर्या ने तो आज तक कभी भी किसी की नहीं सुनती थी। सबको लगता था कि वो मना कर देगा, क्योंकि आही के तो अभी छुट्टी हुई थी, मतलब कि उसके कॉलेज का तो अभी 3 या 5 महीने में शुरू होगी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि आर्या इस पर आही के ये बात नहीं मानेगा। उन्हें तो डर भी लग रहा था कि कहीं आर्या आही के ऊपर गुस्सा न हो जाए। और आर्या का गुस्सा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आही भले कितना ही नटखट क्यों ना हो, लेकिन वो मासूम तो है ना। लेकिन एक क्या, आर्या तो तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया, और कार्तिक को तो इससे कोई समस्या नहीं था। वही सब आर्या का हाँ सुनते जैसे बेहोश होने वाले थे, पर उन्हें आही की उपनाम देने की आदत के बारे में पता था। वही अभय और अजय जल्दी अपनी अपनी जगह से उठ के आही के पैरों के पास गिर गई, और उन दोनों ने आही के एक पैर को पकड़ा और नाटक शुरू कर दिया। दोनों एक साथ ही बोल रहा था, आप तो देवी है, आप महान हैं, आप पूजनीय हैं, आपकी किसी से भी तुलना नहीं कर सकते हम। आपने तो अपने सामने एक शैतान को भी झुका दिया, वो भी कोई ऐसे वैसे शैतान को नहीं, बल्कि वो तो शैतान का भी शैतान। और आपने उसी अपने ऑर्डर मानने पे मजबूर कर दिया। आपको पता है, हम तो डर गए थे कि कहीं ये शैतान आप पर गुस्सा ना हो जाए, पर यहाँ तो बाजी पलट गई है। अभय और अजय ऐसे ही बड़बड़ाया जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई उन्हें शिद्दत से घुरे जा रहा था। वही आई तो पहले अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही आगे की बात सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाती है। और तो और उसे समझते देर नहीं हुई कि ये दोनों उसके मिस्टर हैंडसम की बुराई कर रहे थे, इसलिए उसे गुस्सा नहीं लगता है। और वह घूरते हैं उन दोनों को देखकर कहती है, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मिस्टर हैंडसम को कुछ भी कहने की? वो तो कितने अच्छे हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, हमेशा सबकी बात मानते हैं, और कितने प्यारे और स्वीट है वो। उनके पास तो कोई नहीं है, और आप उन्हें शैतान कह रहे हो। बेहोशी भाई और क्यूटी भाई, आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। अब मैं आप दोनों से नाराज़ हूँ, क्योंकि आप दोनों मेरे प्यारे मिस्टर हैंडसम को शैतान कहा। आई के बाद सुन के इस बार सच में अजय ही बेहोश हो गया। मतलब एक कैसे मुमकिन था कि एक शैतान प्यारा और स्वीट है? ऐसा कहीं सुना था भला? और अगर सुना भी होगा तो भी यहाँ का शैतान तो शैतान से भी खतरनाक था, जिसकी तो कोई कल्पना नहीं कर सकती। वही आई के मुंह से अपने लिए बेहोशी भाई और अजय के लिए क्यूटी सुनकर अभय का मुंह बन जाता है। इसलिए वो जल्दी से आई को मनाने के भाव से बोलता है, अरे आप गलत समझ रही हो, मैं नहीं, ये तो इसने बोला था। मैं तो खुद ही भाई की तारीफ करता हूँ कि मेरे भाई कितने अच्छे हैं, कितने शांत हैं और हमेशा खुश रहते हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। अभय की बातें सुनकर आई सच मान लेता है। वही आर्या जो आई को खुद की साइड लेता देख खुश था, वो अभय की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है, क्योंकि उसका एक छोटा भाई उसकी प्यारी सी लिटिल बन्नी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसकी भोली भाली लिटिल बन्नी भी अभय की बातों में आ गई। इसलिए आर्या का अब गुस्सा नहीं लगा अभय के ऊपर, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई इसकी लिटिल बन्नी को बेवकूफ़ बनाए, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। आर्या अपनी शांत मगर खतरनाक आवाज़ में बस इतना ही कहता है, अच्छा, लेकिन तुम तो खुद भी बोले जा रहे थे, क्यों लिटिल बन्नी? उसके इतना कहते ही आही आर्या की बातें सुनकर कुछ सोचने लगती है, क्योंकि अभय भी तो साथ में बोल रहा था, और ये सोच के उसे गुस्सा आने लगता है और वो अभय को घूर के देखती है। वही अभय तो आर्या की आवाज़ सुनकर समझ गया था कि अब उसने खुद के हाथों से ही खुद का कब्र खोल ली थी। वहीं दूसरी जगह मुंबई से दूर किसी विला में एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था, और उसके सामने एक आदमी अपने हाथों में फाइल लिए कुछ पढ़ के उस सोफे पर बैठे आदमी को सुना रहा था। वो आदमी बोलता है कि सर, आजकल वो अपने घर पर ज़्यादा रहते हैं, और मल्होत्रा परिवार भी कल उनके घर आई थी। पहले तो शंभव जी मल्होत्रा परिवार से मिलते थे, लेकिन अब फिर से सब साथ में आ गए। और बस इतना ही नहीं, मल्होत्रा परिवार की एक पक्षी भी है। जैसे एक कहानी में राजा की जान एक तोते में थी, वैसे मल्होत्रा परिवार की जान इसी पक्षी में है। और ये पक्षी AAR इंडस्ट्री भी आई थी।
उसी दिन जिस दिन मल्होत्रा परिवार उनके यहाँ पर गई थी। अब हमें क्या करना है बॉस? इतना बोल वो अपना सर झुका लेता है। वही सोफे पर बैठा आदमी बहुत ही कुटिलता से मुस्कुराता है और एक अजीब सी टोन में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली, या फिर उसे पता है इस बारे में कि तुमने उनकी जानकारी निकाली है? सोफे पर बैठे आदमी की बात सुनकर जो आदमी खड़ा था वो थोड़ा गर्व और घमंड से कहता है, नहीं सर, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है, और ये हमने बहुत ज़्यादा गुप्त रूप से जानकारी निकाली है जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता और उनके साथ किसी और को भी नहीं पता। इस आदमी की बात सुनकर वो सुबह वाला आदमी बहुत अजीब सी हंसी हंसने लगता है। उसकी हंसी खतरनाक थी, पर उसके साथ उसकी हंसी में कुछ और भी अजीब बात थी जो एक अलग ही तरीके से रूह को कपा देने वाली थी। और कुछ देर तक हंसने के बाद वो कुछ बोलता है जिससे सामने वाला आदमी की आंखें बाहर आ जाती है और वो बेहोशी हो जाता है। वही वो सुबह वाला आदमी उसे इग्नोर करके ऊपर की तरफ चला गया और एक कमरे में जाता है जहाँ बेड पर एक लड़की बेहोश लेटी हुई थी। वो आदमी अपने कपड़े निकलकर सीधे उसकी ओर जाता है। उसके बाद उस कमरे से उस लड़की की दर्द और रोने की चीखने की आवाज़ आने लगती है और ऐसे ही बहुत देर तक हुआ था। उसके बाद वो चीख बंद हो गई थी। दूसरी तरफ अभय तो डर गया कि अब आही उसे क्या करने को बोलेगी। तभी उसे आही की आवाज़ आती है जो बोल रही थी कि बेहोशी भाई, आपने हमसे झूठ बोला ना, इसलिए अब आप अपनी पहली सज़ा पूरी करके डांस करेंगे जिसमें हम सब हंस सके। आही की बातें सुनकर अभय शॉक हो गया क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता। अब उसकी इज्जत की वाट लगने वाली है। वही बाकी सब तो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है और कल्पना करता है कि क्या हो अगर ये सज़ा आर्य और कार्तिक को मिल जाए। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि उन दोनों को डांस का डी भी नहीं करना आता, तो वो डांस कैसे करता। अब वो लोग ये सोच रहे थे कि आही उन दोनों को ये सज़ा ज़रूर दे। वही कार्तिक जो बारी बारी सबको दिख रहा था वो सबके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था और वो समझते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। अब तो ये सोच रहा था कि कहीं सच में उसकी छोटी बहन उसे ये सज़ा न दे। अगर ऐसा हो गया तो शायद आज पहली बार वो ये चाहता था कि आही उसे सज़ा न दे, नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा ही आही की कोई भी बात मानने के लिए मना नहीं करता था और कभी भी उसकी बात नहीं डालता था। वही दूसरी तरफ आर्या को कुछ लेना देना नहीं था आसपास के माहौल से। उसे तो बस मज़ा आ रहा था कि कैसे आही सब पर हुकूमत चला रही है और उसे इससे बहुत सुकून मिल रहा था। वही ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद सब अपनी अपनी सज़ा पूरी करके वहाँ बैठते हैं क्योंकि 100 बार लिखना और बोलना तो कर चुके थे, लेकिन अभी 24 घंटे तक हंसना था, इसलिए वो सब इस्तेमाल कर रहे थे। आही को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी आही आर्या से बोलता है, मिस्टर हैंडसम, मुझे बाहर गार्डन में जाना है, छोड़ो आप भी चलिए। आही इतना बोल के आर्या को देखती है तो आर्या को भी यहाँ से बाहर जाना था। वो आही को छोड़ देता है और खुद भी खड़ा होता है। वही आर्या के छोड़ते ही आही ऐसी बाहर भागती है जैसे उसके लिए कोई खजाना रखा हो। आर्या ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया था कि वैसे ही बाहर से बहुत ही तेज धमाके की आवाज़ आती है जो कि दिल को दहलाने देने वाली थी। ये धमाका सुन के सब डरे हुए थे। ये धमाका सुन के सब बाहर की ओर जाते हैं क्योंकि बहुत ही डरावना था और अभी अभी आही बाहर गई थी, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। आर्या तो ऐसे दौड़ी कि कुछ पूछने का ही नहीं। उसका तो जैसे दिल ही धक सा गया क्योंकि सच में ये बहुत तेज धमाका हुआ था। वो सब जैसे बाहर पहुंचा कि जो सामने देखा उनकी जानें निकल गई क्योंकि सामने आही बेहोश खून से लथपथ वही जमीन पर गिरी हुई थी। वैसे उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी। इस वक्त उसे ऐसे वहाँ खून से लथपथ देख वहाँ खड़े लोगों की जैसे सबकी सांसें वहाँ रुक गई हो। वही आही के कुछ ही दूरी पर बहुत सारे बॉडीगार्ड भी पड़े हुए थे। आर्या तो भाग के आही के पास जाता है और नीचे बैठ के आही के सर खुद के गोद पे लेते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। लिटिल बन्नी, उठो ना, देखो तुम्हारा मिस्टर हैंडसम तुम्हें बुला रहा है। तुम उठ क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना उठो। आर्या ऐसे ही बेसुध सा बस आही को उठाने की कोशिश कर रहा था
तभी कार्तिक उसके कंधों पे हाथ रख के अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, आहार्या उठो और छोटी को लेके अस्पताल चलो। कार्तिक की आवाज़ सुनकर आर्या अपनी होश में आता है और जल्दी से आई को अपनी बाहों में उठा के कार की तरफ जाता है। कार्तिक भी उसके पीछे भागता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करता है। वही आर्या आई को लेके पीछे बैठा था और वो बार बार आई को जगाने की कोशिश कर रहा था। आई का हमेशा चमकने वाली चेहरा आज मुरझा गया था और उसकी चेहरे की वो रौनक गायब थी। फिर भी वो देखने में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। कार्तिक तो ऐसे कार चला रहा था जैसे वो आज हवा को भी चीर देगी। उसकी दिल भी धक सा गया था। आई उसकी एकलौती बहन थी। उसने उसे अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला था और अपना प्यार भी दिया था। वो कभी भी आई को चोट नहीं पहुंचने देती थी, लेकिन आज आई तो बेसुध होके लेटी हुई थी। कुछ देर में वो लोग अस्पताल पहुंच गया क्योंकि कार्तिक ने आधे घंटे का रास्ता बस 15 मिनट में पूरा कर दिया और ये हॉस्पिटल भी AR का था, मतलब आर्या का था। हॉस्पिटल पहुंचते ही आर्या कार से बाहर आता है और अंदर भागते हुए जाता है, आई को अपनी गोद में लिए हुए। और वही कार्तिक चिल्ला जा रहा था जोर जोर से, डॉक्टर डॉक्टर। उसके चिल्लाने से सब डर गए थे पर किसी में हिम्मत नहीं थी एक शब्द कहने की। वही आर्या आई को डायरेक्ट OT के सामने ले आता है जहाँ पहले से ही डॉक्टर की टीम वहाँ पर तैयार खड़ी थी। आई को वो लोग स्ट्रेचर पर लेटने के लिए बोलता है तो आर्या भी उसे लेटा देता है और वो सब OT के अंदर जाता है। आर्या भी उनके साथ जाता है। डॉक्टर उसे एक बार रुक कर देखता है, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला गया क्योंकि उन्हें पता था कि अब वो कुछ भी नहीं बोल सकता था आर्या को। और आर्या का चेहरा अब खूंखार हो गया था। उसकी आंखों से आग धक सा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में एक लभा निकलने वाली थी। आर्या का आवा बहुत खतरनाक लग रहा था। एक डॉक्टर कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं था, उन्हें स्पेशल ट्रेन किया गया था क्योंकि आर्या के बहुत सारे दुश्मन थे। ऊपर से उस पर हर वक्त खतरा रहता था, इसलिए डॉक्टर को ट्रेन किया था ताकि ये सब किसी भी स्थिति में आकर आर्या को बचा सके। और कुछ ने पहले से ही इन्हें कॉल कर दिया था तैयार रहने को और उसने कसम भी खाई थी कि इन सब के पीछे के इंसान को जब तक नहीं पकड़ लेती तब तक वो आई को नहीं देखेगा। वो आई को अपनी बहन मानता था। आई हमेशा अपनी क्यूट हरकतों से सबको हंसाती थी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं गिरती थी। वो कभी रोया नहीं था। जब उसके बचपन में उसके माँ बाप इस दुनिया को अलविदा करके चले गए थे और कुछ के परिवार वाले उसके घर पे उसको निकल दिया, तब दर दर ठोकर खाने के बाद कुश को आई मिली थी। उस वक्त वो बहुत छोटी थी, लेकिन आर्या ने उसके बाद कुश को अपने साथ रख लिया था सिर्फ आई की वजह से। इसका कारण क्या था ये आगे पता चलेगा। और भी बहुत राज थी जिसमें सबसे भयानक राज तो आर्या था। उसके बाद कार्तिक का फिर कुश का। ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगा कि इनके ऐसे कौन सा राज है जो बेहद ही खतरनाक और दूसरे के लिए दर्दनाक है। इन तीनों ने साथ में ट्रेनिंग की थी, बस डिफरेंस ये था कि आर्या सबसे आगे था। उसकी तुलना कोई भी नहीं कर पाता। वो आज तक कभी हारा नहीं था। उसकी तो बस एक ही लक्ष्य था कि उसे इतने ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनना है कि लोग उसके सामने मुंह खोलने के पहले करोड़ों बार सोचे। आर्या ने इतना मुकाम ऐसे हासिल नहीं किया था, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत थी। उसने इस मुकाम तक आने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने ये सब आई को देखने के बाद ही सोचा था, अगर इसे मेरे साथ रहना है तो मुझे इसके लायक बनना पड़ेगा। और उसके बाद शुरू हुई आर्या की भूख, उसकी वो भूख जो कुछ बहुत बड़ा कर जाने की थी। सफलता की भूख लगी थी उसे, जिस वजह से आज वो उस मुकाम पर है जहाँ शायद लोग पहुँच पाते। उसके पास इतनी ताकत थी कि शायद कोई उसे इमेजिन नहीं कर पाए, जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने सिर्फ आई के लिए ये सब किया था। उसे लगता था कि शायद वो आई के काबिल नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आगे जानने के लिए सुनते रहिए मॉन्स्टर्स नॉट योर वाइफ। बाय बाय, टेक केयर।